हम आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जिसमें आज क्वेश्चन आता है नाविकी सीरीज चल रही है। मतलब इसका नाम है नाविकी जो नाविकी चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया था उस चैप्टर को। उस चैप्टर का आगे है नाविकी भौतिकी नाम है इसका। इसमें संलयन अपक्रिया और विखंडन अपक्रिया कंप्लीट की थी। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इसके और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हमें सम्मिलित देखना है इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। हम आंसर देखेंगे सीधा और सीधा क्वेश्चन, अगर आंसर ज़्यादा पढ़ेंगे साथ में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आंसर देखेंगे, फिर आंसर मिलाएंगे कौन सा आंसर सही है। तो इसमें देखो, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दे रखा है मेसन की खोज, हैंडलिंग और पॉजिट्रॉन की और सूर्य तारों का सिद्धांत किसने दिया था और पारा यूरेनियम का सल्यूशन किसने किया था। तो एन की फर्मी ने ये काम नहीं किया, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। तो देखो इसमें आंसर भी दे रखा है, डी आंसर दे रखा है। और फर्मी ने क्या काम किया था वो देखते हैं। 1938 में देखो इसमें बताया है कि प्राइम सल्यूशन किसने किया था। 1938 में अमेरिका वैज्ञानिक H.A. बैथ ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का वहाँ स्रोत होने वाले नाभिकीय संलयन है। मेसन मूल कणों की 1965। अच्छा, मतलब इन्होंने पूरा बताया है इसकी क्या है। इस आंसर बता दिया, आंसर के बाद में सब चीज़ बता दी। तो देखो मेसन की खोज इसने इंडिको युवाका ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और जो सूर्य और तारों का सिद्धांत दिया था H.A. बैथ ने दिया था। लेकिन परमाणु यूनियन का सिद्धांत है ये किसी और ने दिया था। तो इसको देखते हैं किसने दिया था। तो सबसे लास्ट में दे रखा है, तो ये सिद्धांत दिया था यानी फर्मी ने, बल्कि G.T. बॉर्ग ने दिया था। G.T. बॉर्ग सही है इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा कभी समाचारों के संदर्भ और विषय दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में की जाती है या क्रिप्टो करेंसी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्रिप्स, इसमें दे रखा क्रिप्स नहीं है तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं होगी, भौतिक कण। तो देखो इसमें कृत्रिम बुद्धि तो नहीं आना चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी अगर इसने आंसर इस तरीके से दे रखा तो कृत्रिम बुद्धि आएगी फिर। और बेल प्रयोग भौतिकी के लिए रहता है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो इसमें तीसरा सम्मिलित नहीं रहेगा बिल्कुल, बाकी से फर्स्ट और सेकंड सम्मिलित है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड है नहीं है। तो इसका देखो आंसर क्या दे रखा है, आंसर बी दे रखा है, केवल दो, मतलब एक ही सम्मिलित है। मतलब कि जो बेल प्रयोग है वो भी गलत है, लेकिन सब जो वाला सही है 2 नंबर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्न में कौन सा सही नहीं है। अब देखो इसमें 4 सिद्धांत दे रखे हैं, उन्होंने कहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो टेलीफोन, ग्राम्बेल और ड्राई आर्स, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक कुछ अतिरिक्त नहीं है। और किसी नाभिकीय संलयन का टूटना, परमाणु का टूटना संलयन विखंडन होता है। टूटना संलयन क्या होता है, 2 हल्के नाभिकों को जोड़ना रहता है। तो आंसर इसका बी होना चाहिए। तो देखिए आंसर इसका बी मिल गया हमें और सही है। देखो हमने कहा था कि संलयन क्या रहता है, संलयन किसी चीज़ का जुड़ना रहता है, मतलब 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वो रहता है। अब देखो इसमें 2 थ्योरी दे रखी हैं, एक थ्योरी का, एक थ्योरी बड़ा का। देखो इन्हें कोई और शब्द मिला, का बड़ा का, आप लिख देते, आबासा लिखते, ABCD, सब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों थ्योरी के हम आंसर देखें वो सबसे बेहतर आंसर है सी रहेगी, बाकी हम इसमें देखें तो वो नहीं रहेगा। तो आंसर इसमें देख लेते हैं क्या आंसर है पहले। तो सबसे पहले इसके आंसर पे जाते हैं। आंसर इसका ए है, मतलब कि दोनों का और का सत्य है। और स्पष्टीकरण देख क्या स्पष्टीकरण दे रखा है इसका। नेशनल रद्दापुर के रॉयल सोसाइटी को सक्षम कहा है कि मनुष्य को बनाव की शक्ति कभी भी उपलब्ध नहीं होगी और उसे ये विश्वास था कि आस्तीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आया, अजीब सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ही कम आते हैं और एक कहीं कहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को गलत साबित करने जोखिम में डाल सकता है। क्वेश्चन आंसर माइक्रोवेव फोटोन, मतलब जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष का सिद्धांत को गलत साबित कर देगा तो कौन करेगा, माइक्रो फोटोन करेगा। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन पता है न्यूट्रॉन का रहता है, तो न्यूट्रॉन कौन सा, ए ऑप्शन इसका ज़्यादा है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग शब्द कौन सा है, प्रोटॉन। अच्छा, साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन का उपयोग कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन का उपयोग होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर बी दे रखा है। तो हम इसी आधार पर बात करेंगे। बी आंसर है प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए, साइक्लोट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहेगा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किसके द्वारा की जाती है। तो सर इसका आंसर सी दे रखा है। सी मतलब क्या होता है, स्फुटन गणक। स्फुटन गणक कुछ देखो इंग्लिश में कुछ अलग होगा, हिंदी में कुछ अलग दे रखा है। तो इसको बोलते हैं, देखिए हिंदी में अलग काउंटर नाम समझ आ रहा है, बाकी ये इंग्लिश शब्द बड़ा खतरनाक है, प्रोनाउंसिएशन में बड़ी दिक्कत आएगी इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न विकरणों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा है। तो इसमें दे रखा है एक्सरे। एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा है, जो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन उसमें से।
और अगली बात करते हैं निम्नलिखित। देखिए इसमें कुछ जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर उन्होंने एक टेबल बनाई है। टेबल के आधार पर बताया है एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, डस्ट प्रकाश, इंफ्रारेड, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एक्सरे। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा अधिकतम होगी, तो विद्युत चुम्बकीय सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, तो देखिए इसमें आंसर डी, मतलब एक्सट्रॉनों की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो अभी देखो 70 वही क्वेश्चन था और रिपीट कर दिया। तो देखते देखो इसमें ऊर्जा दे रखी है, तो ऊर्जा के लिए इसमें एक्स किरण कहाँ है, इसमें तो स्पष्टीकरण एक्स ऊर्जा अधिकतम होती है। एक्स ऊर्जा कई वजह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ देखो बीच में दिख रहा है गामा किरण के पहले, मतलब पहले गामा किरण आती है सवाल का, फिर एक्स किरण फिर आती है प्राग्नि, द्रस, अवरक्त, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें, जिसका ऊर्जा का वो रहता है क्रम। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो सूर्य में नाभिकीय संलयन रहती है, उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया चलती रहती है, तो नाभिकीय संलयन होना चाहिए आंसर बी। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर बी सही है। और हमेशा आपने देखा होगा कि दो हल्के नाभिक बड़े नाभिक में बदलते रहते हैं, तो नाभिकीय संलयन। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन गलत होना चाहिए, नाभिकीय संलयन होना चाहिए। नाभिकीय विखंडन भी हो सकता है, देखो दो ऑप्शन पूछता है, तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन दोनों होने चाहिए। तो आंसर देखते हैं, आंसर ए, 1 और 2, मतलब अच्छा तो आंसर विखंडन नहीं है, तो मतलब एक मतलब गुरुत्वीय त्वरण सगुण चलते, दूसरा नाभिकीय संलयन से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा में किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखो एक तो नाभिकीय संलयन था, दूसरा गुरुत्वाकर्षण था। अब देखिए इसमें आंसर क्या माना उन्होंने, आंसर ए माना है नाभिकीय संयोजन से। नाभिकीय संयोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करता है, तारे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बात है, और उसमें देखा क्वेश्चन में व्याख्या दे रखी है ऊपर वाले में। सितारों में अक्षम ऊर्जा का स्रोत क्या है। सितारों में अक्षम ऊर्जा का स्रोत हीलियम और हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके अलावा क्या हो सकता है। देखते हैं आंसर ए, आंसर हीलियम और हाइड्रोजन का परिवर्तन। देखिए हीलियम और हाइड्रोजन का परिवर्तन, हीलियम हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन और हीलियम का हाइड्रोजन, सही है। हाइड्रोजन क्या होती है, हीलियम बदल जाती है, तो हीलियम 2He4 बना लेता है, तो ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय संलयन सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। ये ऑप्शन दे रखा है और स्पष्टीकरण भी इसमें ऊपर ही दे दिया उसका, तो कह रहा है कि स्पष्टीकरण ऊपर ही देखें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, कोई भारी नाभिक होता है, दो हल्के नाभिक में टूट जाता है, तो इसमें ऐसा कोई आंसर दिख रहा है हमको एक परमाणु बम बनाने में, ठीक है, परमाणु बम बनवाने में और नाभिकीय विखंडन हल्के उसमें धीरे धीरे उच्च। तो इसमें देखो ऑप्शन, इसमें दो ही ऑप्शन लग रहे हैं, नीचे वाले दोनों, जिसमें आंसर देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर ऊपर दे रखा है, तो आंसर ऊपर इसमें क्या होगा, आंसर इसका बी, मतलब बी आंसर क्या है। अच्छी इसका आंसर तो अलग ही दे रखा है, तारों से ऊर्जा उत्पन्न करने, मतलब नाभिकीय विखंडन तारों से संबंधित नहीं है। अच्छा ये संबंधित नहीं है, बाकी एक नहीं वाला शब्द न पढ़ने से पूरा क्वेश्चन की बात बन जाती है, तो इसमें नहीं दे रखा है, नहीं वाला तारों से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये कहाँ आ गया क्वेश्चन, क्या गड़बड़ हो गया इसमें, एक मिनट देखते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा छोटा करें तो पता चलेगा। कुछ चलता रहे, कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा इसको रोकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आ चुके हैं, दोबारा से शुरुआत करते हैं कि इसमें अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसमें सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है, आंसर ए, मतलब उसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा उसी द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कृत्रिम उपग्रह जो भी रहते हैं, मतलब नीचे जमीन से भेजी जाती हैं, उस पर अगर बात कर रहा है। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाशीय वोल्टी, देखिए एक कथन दे रखे हैं, आप कथनों 4 कथन दे रखे हैं, इसका आंसर देखें उसी प्रकार से स्पष्टीकरण करेंगे। आंसर ए, केवल ए। अब देखिए इसमें केवल ए में क्या दे रखा है, प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो स्पष्टीकरण दे रखा है, उसी का क्वेश्चन नंबर 18। हमारे क्वेश्चन नंबर 36 है, 40 के अलावा करेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में करेंगे। सौर जल पंपों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो सौर जल पंपों पर विचार करना था, इसमें 4 स्पष्टीकरण दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो इसमें क्या आंसर देखेंगे, उसके आधार पर उसको विवरण कर देखेंगे। तो आंसर इसका डी है, तो इसमें ना तो ए, मतलब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें दोनों आंसर नहीं होंगे, तो हमें दोनों पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। देखो सौर पंप हमने वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, सौर पंप क्या होता है, सौर जल पंपों के संदर्भ में। सौर जल पंप क्या, मतलब जो बिजली चलने वाले जो पंप होते हैं उनके बारे में संदर्भ में बात कर रहा है, लेकिन आंसर दोनों है ही नहीं, तो फिर हमें इसमें आगे बढ़ जाएंगे। चलते हैं, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। सौर जल पंप एक ऐसा विद्युत पंप है जिसमें विद्युत या एक से अधिक फोटोवोल्टिक पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर जल पंप में सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंप
और निम्नजयी पंप दोनों के लिए होता है। यह पंप सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अपकेंद्री तथा पिस्टन वाले पंप के लिए करती है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर दे रखे डी। देखो इसमें इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, स्पष्टीकरण ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए, तो इसमें आगे चलते स्पष्टीकरण देखते हैं। देखो 2016 में ITA सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर इक्विवेलेंट टॉप मार्केट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में 11वीं रैंक है। प्रथम 3 स्थानों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में है। देखिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इसमें दे रखा है नवीकरण अधीन सार्वजनिक एक निगम है, इसका उद्देश्य भारत और विदेश। आगे देखते हैं भारत और विदेश। नवीकरण ऊर्जा परियोजना के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और निष्पादन करना। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में देखो उपयोग किया जाता है वेनेडियम होना चाहिए या सिलिकॉन। तो इसमें सिलिकॉन दे रखा है आंसर, तो आंसर सिलिकॉन है। आंसर ए इसमें दे रखा है। स्पष्टीकरण देखते स्पष्टीकरण क्या दे रखा है। सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा परिवर्तन में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टेज सेल सौर सेल होती है, मतलब क्या होते हैं सौर सेल होते हैं। ये आंसर इसका सही है। फोटो वोल्टेज सेल है, प्रकाश सेल है, विद्युत सेल एक जैसे इनका नाम है। फोटो वोल्टेज संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित आंसर सीधा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था, तो क्वेश्चन वही है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें निम्नलिखित विचार किए। नाभिकीय रिएक्टर में देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका सीधा आंसर देगा। फिर स्पष्टीकरण देख लेते हैं आंसर इसका क्या रखा। आंसर इसका बी है 1 और 3। और इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए प्रत्येक विखंडन की अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ध्रुव न्यूट्रॉन कुछ 30 नंबर पढ़ रहे हैं। ध्रुव न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। अब देखिए स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण दे रखा है बी का कि नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में प्राय यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग लाया जाता है। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जब इन विस्फोटक पदार्थों में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए H2O हल्का जल, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम के ऑक्साइड को मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभवतः होती है। अतः 1 और 2 शर्तें हैं, परंतु 2 और 4 शर्तें नहीं हैं। अतः स्पष्टीकरण 20 सही है। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी अभिक्रिया चल रही है तो उसमें अगर हमें रोकना है तो उसके लिए भारी जल का उपयोग करेंगे, भारी जल नहीं हो तो हल्का जल उपयोग करेंगे, हल्का जल नहीं हो तो ग्रेफाइट उपयोग करेंगे, ग्रेफाइट नहीं होगा तो फिर बेरिलियम ऑक्साइड की छड़ें उपयोग करेंगे जो न्यूट्रॉन की अभिक्रिया को धीमे करने के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर एक भट्टी है, आणविक भट्टी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा डी। हाँ आंसर भी दे रखा है कि स्पष्टीकरण भी दे रखा होगा, परमाणु इसी प्रकार से दे रखा होगा। अच्छा उपयोग क्वेश्चन में दे रखा है तो अभी पढ़ा था हमने। नाभिकीय शल्य रिएक्टर में देखो नाभिकीय शल्य रिएक्टर, नाभिकीय शल्य में क्या है। नाभिकीय शल्य में क्या है, 2 हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बना रहे हैं। तो इसमें वही बात की जाएगी। तो भारी विखंडन में देखो इसमें नहीं तो क्या छोटा, देखो हमें आंसर चाहिए 2 हल्के नाभिक भारी नाव। अब देखो इसमें कोई ऐसा आंसर दिख रहा है नहीं दिख रहा था। हमें स्पष्टीकरण लिखते हैं 1, 3 और 2 सही है। अब देखो इसमें थोड़ा ये अजीब टाइप के क्वेश्चन देते हैं, साधारण उनकी टोक टाम बेजान होती है, बहुत तार्किक कार्य करते हैं। तो इसमें तीसरा आंसर सही है। अगर क्वेश्चन देखते हैं मतलब स्पष्टीकरण नाभिकीय शल्य में 2 हल्के नाभिक में बोलते कुछ चीज़ वही है, सीधी सीधी रखा है। ताप नाभ की अभिक्रिया कहते हैं, मतलब इसमें एक चीज़ मिल गई ताप नाभ की अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया उच्च ताप पे होती है इसलिए ताप नाभ की अभिक्रिया कहते हैं। और रिएक्टरों का ध्यान टोकमॉक ध्यान पर किया जाता है। अच्छा और जो रिएक्टर का ध्यान किया जाता है टोकमॉक किया जाता है। हो सकता है ये अच्छा क्वेश्चन बन जाए कि रिएक्टर का ध्यान किस आधार पर किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु में अंतर है। देखो नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम, रिएक्टर क्या होता है उसमें वो एक नियंत्रित परमाणु वो है बम है, जबकि अगर तो परमाणु बम अनियंत्रित है। अब देखते हैं इसमें क्या है आंसर इसका सही क्या रहेगा। देखो इसमें नाभिकीय रिएक्टर में कुछ श्रृंखला क्रिया नहीं होती जबकि परमाणु में होती है, गलत है ये तो। अन्य का मतलब वो नियंत्रण कर सकते हैं तो उसमें नाभिकीय अभिक्रिया से होगी, उसमें नहीं होगी, तो कौन सा सही है। जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है, परमाणु बम में श्रृंखला क्रिया नहीं होती, जबकि हाँ ये आंसर ज़्यादा बेहतर है। बेहतर आंसर इसमें क्या दे रखा है बी दे रखा है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि